Hello students, today we are going to study another topic in the genetics series, that is microbial genetics. Microbial genetics means genetics of microbes. So basically हम ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में क्या क्या प्रोसेसेस हैं और उसमें हम जीन मैपिंग कैसे कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है. सो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली आपके पास जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में डीएनए एज सच प्रेजेंट होता है विदाउट एनी आउटर मेम्ब्रेन. तो इस क्वाइल्ड फॉर्म को जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम जो हाईली कंडेंस्ड या क्वाइल्ड फॉर्म में होता है और मोस्टली नेगेटिवली क्वाइल्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे, या आप कह सकते हो इट इज हाईली फोल्डेड और कंडेंस्ड. जो न्यूक्लियोइड है उसमें क्रोमोसोम्स की 2 to 3 कॉपीज प्रेजेंट हो सकती हैं. क्रोमोसोम्स की आप कह सकते हो कि ऐसे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को वो रिप्रेजेंट करता है और मोस्टली क्रोमोसोमल जीन 1000 ऑफ जीन्स होती हैं क्रोमोसोम में. बट इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है ये तो क्रोमोसोमल उसका डीएनए हो गया जिसको हमने न्यूक्लियोइड टर्म दे दिया. इसके अलावा इसके पास समटाइम्स 0 to many हो सकता है प्लाज्मिड प्रेजेंट हो भी सकता है कि प्लाज्मिड की कई कॉपीज प्रेजेंट हो, प्लाज्मिड एब्सेंट भी हो सकता है. तो जो हम ये मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं डीएनए का, ये एक्स्ट्रा है. इसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इसको एक और नाम दे सकते हैं, एपिसोम्स कह सकते हैं और प्लाज्मिड्स कह सकते हैं. और प्लाज्मिड्स का नंबर 0 to many डिपेंड करता है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी कर सकता है. जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं इनके पास स्पेशल जीन्स होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस के हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन के लिए हो सकता है. डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग स्पीशीज में आपको डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड्स मिलेंगे. सो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली बैक्टीरिया में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है. तो बैक्टीरिया में भी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 टाइप से हो सकता है. फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, second is transformation and third is transduction. So 3 प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे जो बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जिसके थ्रू होता है और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ जीन्स होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. सो 3 प्रोसेसेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर हमारे पास प्रोसेस कॉन्जुगेशन चल रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या ट्रांसडक्शन, हम ये 2 फैक्टर्स के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं. 2 फैक्टर्स में हम बेसिकली ये लेंगे. फर्स्ट फैक्टर हम लेते हैं सेंसिटिविटी टू डीएनएज. सो अगर किसी मीडियम में ये प्रोसेस चल रहा है, आपके पास बैक्टीरिया है और ये प्रोसेस चल रहा है इनमें से कोई भी, तो हम डीएनए उसमें डाल के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो भी बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट है डीएनए के लिए उनकी सेंसिटिविटी क्या है. सो अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन में जो डीएनए होता है वो 2 सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो डीएनए वहां जाके काम नहीं कर सकता. इसका मतलब कॉन्जुगेशन में अगर कॉन्जुगेशन प्रोसेस चल रहा है तो हमें डीएनए के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं मिलेगा. अगर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो हमें सेंसिटिविटी मिलेगा, यस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में अपटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है जो बाहर से, फॉरेन डीएनए हम कहेंगे बाहर से लेगा, और बाहर जो डीएनए प्रेजेंट होगा दैट विल बी सेंसिटिव टू डीएनएस. देन ट्रांसडक्शन में भी वायरस पार्टिकल के अंदर होता है और बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो ये भी सेंसिटिविटी शो नहीं करेगा. तो एक फैक्टर चेक करने का, एक फैक्टर तो ये हो गया कि हम चेक करेंगे मीडियम में आपको डीएनए के लिए सेंसिटिविटी मिलता है या नहीं, और दूसरा कि अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए सेल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है या नहीं. सो अगर हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस लें तो उसके लिए सेल कॉन्टैक्ट जरूर रिक्वायर्ड होता है, उसके बिना कॉन्जुगेशन प्रोसेस नहीं हो सकता. पर ट्रांसफॉर्मेशन में बाहर से डीएनए लेना होता है तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है. और जो ट्रांसडक्शन है उसमें भी 2 बैक्टीरियल सेल का सेल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है. जो हम सेल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं वो हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं. कॉन्जुगेशन में 2 बैक्टीरिया का कांटेक्ट में आना जरूरी है. और अगर हम सेंसिटिविटी टू डीएनए देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो सेंसिटिव है. तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि जो भी प्रोसेस चल रही है पर्टिकुलर बैक्टीरिया में वो कौन सी है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन. Let's take first process, that is transformation. Recombination में हम first process ले रहे हैं transformation. First is what discovered in Diplococcus pneumoniae. ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था 1928 में ये किया गया था और इसी से हमें पता चला था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है और वो जो ये बैक्टीरिया था वो बाहर फॉरेन एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको लेता था. सो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें तो आप सिंपली कह सकते हो इट इज द अपटेक ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए वो अपटेक कर रहा है, डीएनए
इस टर्म में हम कह सकते हैं वो फॉरेन डीएनए कहा जा सकता है, या हम कहेंगे जो आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है डीएनए उसको लिया जा रहा है, या हम कहेंगे फ्रॉम एनवायरमेंट लिया जा रहा है। बाय द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, कोई एक बैक्टीरिया जो है वो डीएनए का अपटेक करेगा, और ये जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है बिकॉज बैक्टीरिया यूजेस एनर्जी। सो एक्टिव अपटेक होता है डीएनए का बाय बैक्टीरिया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो यूजुअली क्या होता है, मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली अगर हम देखें तो ये होता है कि जो डेड बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया डाई कर जाता है, उसकी वॉल ब्रेक कर जाती है और उसका डीएनए रिलीज हो जाता है। सो डेड बैक्टीरिया का डीएनए रिलीज होगा, वो एनवायरमेंट में आ जाएगा और उस डीएनए को कोई और बैक्टीरिया जो है वो अपटेक कर लेगा, कोई भी बैक्टीरिया जो अलाइव है। सो नेचुरली ऐसा होता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉइल में और मेराइन एनवायरमेंट्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जिसमें अपटेक होता है, वो मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से सॉइल और मेराइन एनवायरमेंट्स में देखा गया है। अब जिस बैक्टीरिया ने अपटेक किया, हम उसको रेसिपिएंट बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया या उस सेल को जो अपटेक कर सकता है उसको हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। इस एबिलिटी टू अपटेक डीएनए उसको हम कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं। जो सेल अपटेक कर सकता है उसे कॉम्पिटेंट सेल, और जो उसकी ये प्रॉपर्टी है उसे हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी। सो उसकी कितनी कॉम्पिटेंसी है या वो कितना कॉम्पिटेंट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक जो सेल की हम बात कर रहे हैं जो अपटेक कर रहा है, उसकी ग्रोथ स्टेज कैसी है। लॉग फेज में है, एक्टिव है, तो जनरली कॉम्पिटेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और लॉग में भी लेट लॉग फेज देखा गया है, वो बेस्ट माना जाता है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए, ऑब्वियसली डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा तो चांसेस अपटेक के बढ़ जाएंगे। और वो मीडियम जहां पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे जो ग्रोथ मीडियम है उसकी जो कॉम्पोजिशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सेल की कॉम्पिटेंसी डिटरमाइन करने के लिए। उस सेल का ग्रोथ स्टेज कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन डीएनए का कैसा है जिसका अपटेक करना है, और जिस ग्रोथ मीडियम में वो ग्रो कर रहा है वहां का कॉम्पोजिशन कैसा है। सो नेचुरली तो कॉम्पिटेंसी हर बैक्टीरिया शो नहीं कर सकता, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉम्पिटेंसी शो कर सकते हैं, और जनरली ये देखा गया ये एक्टिव प्रोसेस है। डीएनए जो है वो ऐसे ही पास नहीं कर जाता, मॉलिक्यूल्स के थ्रू उसका अपटेक किया जाता है। तो जो फैक्टर जो उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से डीएनए का अपटेक किया जा सकता है, जिस बैक्टीरिया के पास वो फैक्टर होगा वही बैक्टीरिया कॉम्पिटेंसी शो कर सकता है। तो नेचुरली वी कैन नॉट से कि ऑल बैक्टीरिया आर कॉम्पिटेंट, फ्यू बैक्टीरिया यू कैन से कॉम्पिटेंट, बट हम एक्सपेरिमेंटली कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने सुना है, हम ई कोलाई सेल्स अगर हम देखें तो नेचुरली ई कोलाई सेल्स कॉम्पिटेंट नहीं होता है, बट आप ई कोलाई सेल्स से आगे कॉम्पिटेंट सेल्स बना सकते हो। कॉम्पिटेंट सेल्स में हम पर्टिकुलर ई कोलाई को लेट लॉग फेज तक ग्रो करते हैं। देन कैल्शियम क्लोराइड की एनवायरमेंट में हम एक एनवायरमेंट, क्योंकि हमने कहा कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम क्लोराइड अगर लिया जाए मीडियम में तो वो हमेशा अपटेक में हेल्प करता है। प्लस टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें, लो टेम्परेचर। देन आप बहुत सारे मेथड से, लाइक उसको हीट शॉक दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है, या कैल्शियम क्लोराइड केमिकल्स की हेल्प से किसी भी सेल का एक्सपेरिमेंटली कॉम्पिटेंसी हम चेंज कर सकते हैं। ई कोलाई उसका बेस्ट एग्जांपल है। So in transformation process, suppose this is the recipient bacteria. Recipient bacteria हम उसे कह रहे हैं that will uptake DNA, और suppose ये हम DNA represent कर रहे हैं जो foreign DNA है या environment में present है। So this is the bacterial DNA, chromosome हम chromosomal DNA हम represent कर रहे हैं। So जो DNA होता है foreign DNA, अगर suppose double stranded हम यहाँ show कर रहे हैं, तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और एक स्ट्रैंड जो होता है वो उसका हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। सो दिस स्ट्रैंड विल बी हाइड्रोलाइज्ड। सिर्फ एक होगा जो एंटर करेगा सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जैसे ही वो एंटर कर रहा है तो जनरली हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेल सरफेस एडहेशन प्रोटीन हम ले सकते हैं, या ऐसा प्रोटीन जो अपटेक करने में हेल्प कर रहा है, जिसको हम बाइंडिंग प्रोटीन मान सकते हैं, एडिशन प्रोटीन मान सकते हैं, या कोई एंजाइम हो सकता है जो अपटेक में हेल्प कर रहा है। कोई भी ऐसा प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जिसकी वजह से अपटेक एनहांस हो रहा है, तो वो फैक्टर जो है वो अपटेक करने में हेल्प कर रहा है। तो कई बार ये जो प्रोटीन या एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं अपटेक में, हम इनको कॉम्पिटेंट फैक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि
क्योंकि बेसिकली यही कॉम्पिटेंसी बता रहा है, जिसमें ये फैक्टर होगा, ये प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा, जिससे अपटेक हो जाएगा, उसी वही बैक्टीरियल सेल्स जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शो कर सकता है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं वो उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ा रहा है। सो दैट मीन्स दिस प्रोटीन और एंजाइम कैन एक्ट एज कॉम्पिटेंट फैक्टर, क्योंकि ये सेल अपटेक कर सकता है, दैट मीन्स इट्स ए कॉम्पिटेंट सेल। अब ये बैक्टीरियल सेल में जो एक डीएनए स्ट्रैंड एंटर कर जाता है, वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस शो करता है। सो अगर सपोज हम ये शो कर रहे हैं दिस बैक्टीरियल स्ट्रैंड एंटर्स, तो इसमें ऐसे जीन्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन में हम बेसिकली यहाँ मान रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा इसके साथ, जितना पोर्शन इसके साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेता है वो इस डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और जो पर्टिकुलर पोर्शन क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाएगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाएगा, वो हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। सो अगर ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, अब हम ये शो कर रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रैंड के जो भी बैक्टीरियल डीएनए फॉरेन डीएनए एंटर किया था उसका कुछ पोर्शन रिकॉम्बिनेशन करके उसमें एंटर कर गया, और जितना पोर्शन उसमें एंटर नहीं कर पाता है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, वो एंटर कर गया, और जो एंटर नहीं कर पाया वो हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए हम शो कर रहे हैं जो एंटर कर गया था, और अब वो इस बैक्टीरियल डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया। आगे जब ये सेल डिवाइड करेगा, जिसमें अब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया, हम कह सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, या हम इसको ट्रांसफॉर्मेंट कह देते हैं। दिस बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड सेल और ट्रांसफॉर्मेंट। अब जब डिवीजन होगा तो वो किसी एक सेल में ही आगे पास किया जाएगा फॉरेन डीएनए। एक सेल में तो आपके पास नॉर्मल कॉपीज, जैसे अब जो अंदर वाला स्ट्रैंड है वो आगे आपके पास सेम यही बनाएगा, लेकिन एक सेल ऐसा होगा जिसमें आपके पास ये ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए आगे फर्दर कैरी किया जाएगा इनटू नेक्स्ट जनरेशन। तो मतलब डिवीजन के पास देखा जाए तो 50% आपको ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मिलेंगे, और 50% जो होंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। 50% नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड 50% ट्रांसफॉर्म्ड। सो ट्रांसफॉर्मेशन वही शो कर सकता है, एक तो जिसके पास कॉम्पिटेंट फैक्टर हो, मतलब कोई ऐसा प्रोटीन एंजाइम हो जो अपटेक में हेल्प करे, और दूसरा वो डीएनए फॉरेन डीएनए जो है वो उसके साथ रिकॉम्बिनेशन शो कर पाए, तभी हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मोस्टली 3 स्पीशीज हैं जिनके अंदर स्टडी किया गया है। डिप्लोकोकस लिमोनी है, इसमें तो हमें डिस्कवरी हुआ था इसका, और बैसिलस सबटिलिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 3 हैं जिसमें मोस्ट बेस्ट स्पीशीज हैं जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हर बैक्टीरिया शो नहीं कर सकता है। सो नेचुरली हम देखें अगर तो बेस्ट जो बैक्टीरिया हैं वो आपको ये मिलते हैं जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हो। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हमने अभी ड्रॉ किया उसको हम स्टेप्स में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हम क्या मानते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू द रिसेप्टर साइट्स ऑन द सेल सरफेस। हमने कहा सेल सरफेस पे कोई पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो अपटेक में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले वो बाइंडिंग करेंगे डीएनए के साथ जो फॉरेन डीएनए है, डोनर डीएनए है, और रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है, मीन्स बाइंडिंग रिवर्स भी किया जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। एक बार बाइंडिंग हो जाता है देन इररिवर्सिबल अपटेक ऑफ डोनर डीएनए, मतलब एक बार जो अपटेक हो गया तो डीएनए फिर से बाहर नहीं जाएगा, वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। डोनर डीएनए हम उसे कह रहे हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से लिया जा रहा है, इररिवर्सिबल अपटेक हो जाता है। एक बार अपटेक हो गया तो अब ये जो डीएनए है वो डीएनए के लिए सेंसिटिव नहीं रहेगा, जब तक वो एनवायरनमेंट में है तब तक डीएनए के लिए सेंसिटिविटी आपको मिलेगी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। तो जब तक डोनर डीएनए एनवायरनमेंट में है हम कहेंगे वो डीएनए सेंसिटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए उसको ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन एक बार अपटेक हो गया तो हम कहेंगे अब डीएनए इनसेंसिटिविटी मिल जाएगा, क्योंकि अब अपटेक हो चुका है, मतलब वो सेल के अंदर जा चुका है। देन उसके बाद कन्वर्जन हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, क्योंकि जो डोनर डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था, आगे उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलिटिक डिग्रेडेशन हो गया या हाइड्रोलिसिस हो गया। एक्चुअल में ये जो हाइड्रोलिसिस है वो अपटेक के साथ साथ होता है या एक बार सारा मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है, ये अभी क्लियर नहीं है।
ये चीज अनसर्टन है कि जो हाइड्रोलाइसिस है वो अपटेक के साथ साथ, मतलब एक स्ट्रैंड अंदर एंटर करता जाता है और एक साथ साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है, या फिर दोनों स्ट्रैंड अंदर एंटर कर जाते हैं, एक स्ट्रैंड को रख लिया जाता है और एक ही हाइड्रोलाइसिस कर जाती है, वो भी क्लियर नहीं है। बट ये जरूर है कि जो भी डोनर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इंटीग्रेशन। एक बार वो अंदर एंटर कर गया तो उसके बाद वो इंटीग्रेट करेगा, उसको हम कोवलेंट इंसर्शन कहते हैं। पूरा का पूरा जो डीएनए डोनर डीएनए है वो एंटर कर सकता है या उसका कुछ पार्ट भी एंटर कर सकता है रेसिपिएंट के बैक्टीरियम में। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पे। कितना पोर्शन है डोनर डीएनए का जो रिकॉम्बिनेशन शो कर सकता है, कितनी सिमिलैरिटी है, उसके बेसिस पे इंसर्शन होगा। तो पूरा का पूरा सिमिलर है तो पूरा पार्ट उसमें इंटीग्रेट कर जाएगा, कुछ जीन सिमिलर है तो वो जीन्स उसमें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन हो गया, अब जो डीएनए उसमें इंटीग्रेट कर गया वो आगे सेग्रीगेट करेगा, आगे अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा। जिस सेल में ये इंटीग्रेटेड डीएनए प्रेजेंट होगा डोनर डीएनए का, उसको हम रिकॉम्बिनेंट सेल कह सकते हैं या उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कह सकते हैं। हमने कहा था 50% ट्रांसफॉर्म मिलेंगे, 50% नॉन ट्रांसफॉर्म मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट 3 स्टेप्स जिसमें बाइंडिंग है, अपटेक है और हाइड्रोलाइसिस है, ये 3 स्टेप्स जो होते हैं ये हमेशा डीएनए के लिए किए जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि उस डीएनए में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, मतलब उसमें बैक्टीरियल रेसिपिएंट जो बैक्टीरियल सेल है उसके क्रोमोसोम के साथ रिकॉम्बिनेशन वो शो कर सकता है या नहीं कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो होंगे ही होंगे। पर जो इंसर्शन है वो स्पेसिफिक है फॉर होमोलोगस डीएनए। ये तभी पॉसिबल है जब डीएनए दोनों का होमोलोगस होगा, मतलब दोनों में ऐसे होंगे जिसमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स को आप कह सकते हो दे आर नॉन स्पेसिफिक, वो सभी डीएनए के लिए वैसे परफॉर्म किए जाएंगे। बट जो इंटीग्रेशन है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द होमोलोगस डीएनए, तभी हमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट तो तभी होगा जब अपटेक होगा और साथ में इंसर्शन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल मिल रहा है। अब इन स्टेप्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जनरली इंटीग्रेशन करने के लिए भी एक मिनिमम साइज है, कम से कम 500 बेस पेयर लॉन्ग होना चाहिए डोनर डीएनए। इतना साइज तो होना ही चाहिए जो इंटीग्रेट कर पाए, इससे छोटा होगा तो इंटीग्रेशन रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस नहीं चल पाता है। तो मिनिमम साइज हमें पता चल गया 500 बेस पेयर होना चाहिए। और मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि डोनर डीएनए का साइज अप टू 20,000 बेस पेयर तक होता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन को जीन मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आप मैपिंग कर सकते हो कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है। बट हमारे जो मार्कर्स होने चाहिए वो क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अगर दूर दूर होगा तो वो अलग अलग सेल्स में चला जाएगा, तो आपको सीक्वेंस नहीं पता चलता है। जितना ज्यादा मार्कर्स हमारे क्लोजली रिलेटेड होंगे, चांसेस हैं कि वो उतने ही क्लोजली ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए में साथ साथ रहेंगे, तो आपको उनका सीक्वेंस पता चल जाता है। तो जनरली साइज जो होता है 20,000 बेस पेयर, और मिनिमम साइज इंटीग्रेशन के लिए हमें 500 बेस पेयर चाहिए। So let's study कि ट्रांसफॉर्मेशन को हम जीन मैपिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया है और रेसिपिएंट बैक्टीरिया में क्रोमोसोम में हमने ये जीन्स चूज कर लिए, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये ए और बी आपस में क्लोज प्रेजेंट हैं, ये सी नेगेटिव है। अब इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में सपोज वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है और अपटेक करता है फॉरेन डीएनए का। किसी डोनर सेल ने, सपोज ये डेड सेल है, वॉल टूट गया और डीएनए आगे रिलीज हो गया, डीएनए के डिफरेंट जीन्स आपको मिल रहे हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, अलग अलग भी हो सकते हैं, और ए और बी नजदीक हैं तो चांसेस हैं आपको ए और बी का फ्रेगमेंट भी मिल सकता है। सी कंपैरेटिवली इनसे दूर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में वो अपटेक करेगा डीएनए का, बट कौन से जीन का पर्टिकुलर अपटेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफॉर्मेंट मिलेगा। सपोज जो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस में हम शो कर रहे हैं कि उसने ए पॉजिटिव का अपटेक कर लिया, तो ए पॉजिटिव की ही आगे क्रॉसिंग ओवर करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो हमारे पास इसका मतलब यहाँ सिर्फ ए पॉजिटिव जा रहा है, तो आपके पास बी और सी नेगेटिव तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया का वैसा ही रहा। जो ए पॉजिटिव गया उसने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन किया, तो ए नेगेटिव था पहले रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, वो क्रॉसिंग ओवर करके चेंज हो गया और उसमें क्या इंटीग्रेट हो गया, ए पॉजिटिव। जिसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि इसने ए पॉजिटिव जीन एंटर कर गया, इंटीग्रेट हो गया। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन इसमें कौन सा जीन जो है वो इंटीग्रेट हुआ, ए पॉजिटिव। अब हो सकता है किसी सेल में बी पॉजिटिव का इंटीग्रेशन हो जाए,
तो आपके पास यहाँ जो A नेगेटिव था वो वैसे ही शो करेंगे, B नेगेटिव की जगह हम यहाँ क्या शो कर देंगे, B पॉजिटिव, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होने के बाद B पॉजिटिव आ गया। देन C नेगेटिव वैसा ही है। सपोज किसी सेल में C पॉजिटिव का इंटीग्रेशन हुआ तो A नेगेटिव वैसा रहेगा, B नेगेटिव भी वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, C पॉजिटिव का। तो आपके पास जो जो जीन्स हैं, यहाँ पे अपटेक फॉरेन डीएनए था, वैसे वैसा रिकॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल सकते हैं। अब क्योंकि हमने कहा था जो जीन्स क्लोज होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो एक साथ आगे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपटेक एक साथ हो जाता है। तो सपोज हमने ए और बी साथ में शो किए हैं, तो ए एंड बी वाला फ्रेगमेंट जो है उसका भी अपटेक हो सकता है। तो सपोज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हम शो कर रहे हैं, दोनों का अपटेक एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव चेंज हो गया और सी नेगेटिव वैसा ही है। क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट जीन्स एक साथ जा रहे हैं तो हम इसको को ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। जितना जीन्स आपस में नजदीक होंगे, डिस्टेंस जितना कम होगा, उतने चांसेस हैं कि फ्रेगमेंट में वो एक साथ आएंगे। जितने चांसेस हैं कि वो फ्रेगमेंट में एक साथ आएंगे, उतना ही चांसेस है कि आगे वो इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं रेट ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन। को ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स साथ में जाने का रेट जो है, ट्रांसफॉर्म साथ में होने का जो रेट है उसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना रेट बहुत ज्यादा होगा, या आप कह सकते हो जितना इनके बीच में लिंकेज ज्यादा होगा। लिंकेज मीन्स वो क्लोजली रिलेटेड है, साथ में प्रेजेंट है, जितना उनके बीच में लिंकेज ज्यादा है उतना रेट ज्यादा है। तो रेट ऑफ को ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। और यही हमारा बेसिस है कि हम मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी विद विच टू जेनेटिक मार्कर्स आर को ट्रांसफॉर्म्ड। सपोज ए और बी हमारे जेनेटिक मार्कर्स हैं, जितने चांसेस हैं उनके को ट्रांसफॉर्मेशन के, मीन साथ में जाने के, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो साथ में जाएंगे, को ट्रांसफॉर्म होंगे, दैट कैन बी यूज्ड एज एस्टिमेट ऑफ लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन देम। उतना ही ज्यादा उनके बीच में लिंकेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जितना वो साथ साथ रहेंगे, हमें को मैपिंग करना भी उतना इजी होगा, क्योंकि वो लिंक्ड होंगे तो साथ साथ आपको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेंट में मिलेंगे, तो इजीली हम उनकी मैपिंग कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेसिस। और ये याद रखना है कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना को ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे। Hello dear students, today we are going to do some questions about transformation. Microbial genetics में हमने एक वे recombination bacteria पढ़ा था transformation. So उससे related आपको usually numericals आते हैं. So first question is, in a transformation experiment, donor DNA from E. coli strain with genotype Z plus Y plus means donor का जो genotype है वो Z plus Y plus है, was used to transform a strain of genotype. जो recipient है जो अपटेक करेगा डीएनए का, दैट इज ZY. सो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लासेस वर, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि हमें Z प्लस Y प्लस जीनोटाइप के साथ हमें इतने इंडिविजुअल्स मिले 200, Z पॉजिटिव Y के साथ 400, ZY पॉजिटिव के साथ 400। क्योंकि अगर एक ही जीन एंटर किया तो Z पॉजिटिव Y मिलेगा, अगर Y प्लस एक ही एंटर किया तो Y प्लस मिलेगा, और अगर दोनों एक साथ को ट्रांसफॉर्म होगी तो आपको Z प्लस Y प्लस मिलेगा। So now what is the frequency with which Y locus is co-transformed with Z locus? इसका मतलब Y और Z दोनों एक साथ जब गए तो उसको हम को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। जब एक एक जीन अकेला जाएगा तो उसको आप सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन जीन कहेंगे। तो अब आपको फ्रीक्वेंसीज परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल ये होता है कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ट्रांसफॉर्मेंट्स की फ्रीक्वेंसी, और जो आपको पर्टिकुलर जीनोटाइप दिया होगा, जैसे इसमें आपको Y विद Z को ट्रांसफॉर्म्ड पूछा है, तो हम इस फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाता है बाय नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स विद Z पॉजिटिव Y पॉजिटिव जीनोटाइप। क्योंकि को ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि Y के साथ Z गया और जो डोनर है उसका Z पॉजिटिव Y पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली Z पॉजिटिव और Y पॉजिटिव का मूवमेंट हुआ, अपटेक हुआ। तो जितने ट्रांसफॉर्मेंट्स इसके साथ हमें मिले बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, टोटल हमारे पास कितने मिले उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास Z पॉजिटिव Y पॉजिटिव के साथ आपको मिले हैं 200, डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमारे पास है 1000। सो इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया 0.2। सो अगर हमें परसेंटेज फॉर्म में देना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय 100। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2।
Next question is from June 2013. DNA from a strain of bacteria with genotype A positive, B positive, C positive, D positive, and E positive was isolated and used to transform a strain of bacteria that was A negative, B negative, C negative, D negative, and E negative. This is donor, this is recipient. The transformed cells were tested for the presence of donated genes. Transformed cells में कौन कौन से genes गए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ट किया. The following genes were found to be co-transformed. अब उन्होंने ये चेक किया ट्रांसफॉर्मेंट्स में कौन कौन से जीन्स एक साथ गए हैं, उनको हम कहेंगे को ट्रांसफॉर्म्ड है. पहला पेयर उनको मिला ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, सेकंड पेयर मिला बी पॉजिटिव ई पॉजिटिव, थर्ड सी पॉजिटिव डी पॉजिटिव एंड फोर्थ सी पॉजिटिव ई पॉजिटिव. ऑर्डर ऑफ द जीन्स ऑफ द ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज, इनके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि ऑर्डर क्या बन सकता है. तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो एक बात क्लियर है कि वही जीन को ट्रांसफॉर्म्ड होंगे जो एक साथ प्रेजेंट होंगे या जिनके बीच में डिस्टेंस हम कहेंगे लीस्ट है. तो अगर आपको पेयर्स दे रखे हैं, पेयर्स को हम अरेंज करेंगे. ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव सबसे पहले दिया, सो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव क्लोजेस्ट है और डिस्टेंस इनके बीच में बहुत कम है. देन सेकंड पेयर हमें दिया बी पॉजिटिव ई पॉजिटिव, पर अभी हमें ये नहीं पता कि बी पॉजिटिव ई पॉजिटिव कहाँ आना चाहिए. थर्ड पेयर में देखो सी पॉजिटिव डी पॉजिटिव, डी कॉमन है. ये बात क्लियर है कि डी के साथ ए भी क्लोज है और डी के साथ सी भी क्लोज है. तो चांसेस अभी हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि या तो डी के इस तरफ ए पॉजिटिव होगा, इस तरफ सी पॉजिटिव, या उल्टा भी हो सकता है डी के इस तरफ सी पॉजिटिव हो सकता है, उस तरफ ए पॉजिटिव. एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर डी पॉजिटिव यहाँ है और सी पॉजिटिव हम यहाँ लिख लेते हैं, देन हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करेंगे. सो आपके पास ये डी कॉमन हो गया, मतलब डी ए के साथ भी जाता है, डी सी के साथ भी को ट्रांसफॉर्म होता है. फोर्थ में आपको दिए सी पॉजिटिव ई पॉजिटिव. अब सी कॉमन अगर हम ले लेते हैं, सी के एक तरफ आपने डी बना लिया तो दूसरी तरफ हम ई पॉजिटिव बना लेते हैं. अब आपके पास एक ऑप्शन रह गया था बी एंड ई. ई कॉमन है तो ई पॉजिटिव हम अगर यहाँ लिखते हैं, ई के साथ सी, ई के साथ बी भी होगा तो बी पॉजिटिव. तो अगर हमारे पास हम इसको अरेंज करें तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो कि सपोज ए पॉजिटिव, देन हम ले रहे हैं डी पॉजिटिव, देन हम ले रहे हैं सी पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. तो पहले हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर है. आपके पास ए डी सी ई बी. सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो आपके पास ए डी सी ई बी सेकेंड ऑप्शन में गिवन है. अगर ये नहीं दिया होता तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते थे कि डी के इस तरफ ए हो सकता है, इस तरफ सी हो सकता है. तो ऑप्शन में से आपको चूज करना है. हमें ऑलरेडी जो हमने सीक्वेंस बनाया है वो गिवन है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट. So in continuation with the topic recombination bacteria, now we'll study conjugation. First we have done transformation process. So conjugation भी एक one way transfer process है. This was discovered by J. Lederberg and E. L. Totem in 1946 and for this they got Nobel Prize in 1958. So ये conjugation क्या process है? Process of DNA transfer from donor cell to recipient cell. जो DNA provide करेगा उसे हम donor cell कहेंगे, जिसमें DNA enter करेगा उसे recipient cell कहेंगे. Through a specialized intercellular connection, मतलब क्योंकि हमने पहले ही कहा था conjugation एक ऐसा process है जिसमें cell to cell contact जरूरी है. Cell to cell contact required है दो bacterial cells के बीच में, इसलिए हम उसको intercellular connection कह रहे हैं. और क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रोसेस है तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कह देते हैं, जो दो सेल्स के बीच में बनता है. सो हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रोसेस में जो डोनेट करेगा डीएनए दैट इज डोनर सेल, जो रिसीव करेगा वो रेसिपिएंट सेल. समटाइम्स डोनर को हम मेल सेल और जो रेसिपिएंट है उसको हम फीमेल कंसीडर करते हैं. डोनर सेल डिफरेंट क्यों है, कैसे वो डोनेट कर पाता है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंस है एक सेल सरफेस अपेंडेजेस की. सेल सरफेस पे कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एफ पिल्लाई. पिल्लाई स्मॉल सेलुलर प्रोजेक्शंस हैं और पिल्लाई में से ही कोई एक पिल्लस जो होता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है. अब ये जो प्रेजेंस है पिल्लाई उसी सेल में प्रेजेंस होगी जिसको कंट्रोल करते हैं कुछ जीन्स, और जनरली उनका नंबर रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग 9 जीन्स हैं. सेवरल जीन्स आप कह सकते हो. वो जीन्स जो प्रेजेंट है एक मिनी क्रोमोसोम पे, मींस एक जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए है वो तो है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप कह सकते हो जिसको एफ प्लाज्मिड कहते हैं या एफ फैक्टर कहते हैं या एक्स सेक्स फैक्टर कहते हैं, या आप इसको मिनी क्रोमोसोम कह सकते हो. तो जो भी डोनर सेल होगा या डोनर बैक्टीरियम है उसके पास एक एक्स्ट्रा एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा. एफ प्लाज्मिड में कुछ जीन्स हैं जो जीन्स कंट्रोल करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एफ पिल्लाई. ये पिल्लाई बनेंगे तभी वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है और तभी आगे वो डोनेट कर सकता है. लेकिन ये सब चीजें रेसिपिएंट सेल में एब्सेंट होंगी. तो इसके बेसिस पे हम डोनर सेल ऑन द बेसिस ऑफ पिल्लाई, डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं.
नाउ द एफ फैक्टर, जिसको हमने सेक्स फैक्टर कहा, एफ प्लाज्मिड कहा, जो प्रेजेंट है डोनर सेल में, वो एफ फैक्टर दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। वन इज ऑटोनॉमस स्टेट, ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। इट्स दिस फैक्टर रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम, तो वो होस्ट क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, खुद से रेप्लिकेट करेगा और ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस डोनर सेल में ऑटोनॉमस स्टेट में फैक्टर प्रेजेंट है, उसको हम एफ पॉजिटिव सेल कह देंगे। इसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट और ये आगे मूव कर सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है टू द रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल के पास एफ प्लाज्मिड नहीं है तो उसको हम एफ नेगेटिव सेल कह देते हैं। डोनर एफ पॉजिटिव, रेसिपिएंट एफ नेगेटिव, और ये जो ट्रांसफर है वो ऑटोनॉमस एफ फैक्टर का किया जा रहा है। तो जब एफ पॉजिटिव सेल एफ प्लाज्मिड एफ नेगेटिव सेल में चला जाएगा तो एफ नेगेटिव सेल भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एफ पॉजिटिव सेल में। तो चाहे आप पॉपुलेशन एफ पॉजिटिव सेल और एफ नेगेटिव सेल की एक पॉपुलेशन ले लो, उनको मिक्स कर दो, कुछ टाइम के बाद जो एफ नेगेटिव सेल्स हैं वो भी क्या बन जाएंगे, एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाएंगे। तो ऑटोनॉमस वाला जो एफ फैक्टर है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा स्टेज होता है इंटीग्रेटेड स्टेज की, जो एफ फैक्टर है वो क्रोमोसोम के अंदर, होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। ये कोवलेंटली इंसर्टेड होता है, कोवलेंट इंसर्शन है, और होस्ट क्रोमोसोम जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे वो भी रेप्लिकेट करेगा, बट इस इंटीग्रेटेड स्टेज को आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एफ फैक्टर को हम एपिसोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये सिमिलर है फेजेस की तरह, बैक्टीरियोफेजेस की तरह, जो हम ट्रांसडक्शन में पढ़ेंगे। तो एफ फैक्टर में जो ट्रांसफर हो रहा है वो याद रखना है कि ऑटोनॉमस स्टेट का हो रहा है, और जिस सेल में वो प्रेजेंट है, सपोज जैसे अगर हम ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए शो कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ये प्रेजेंट है, इसको हम कह देंगे एफ प्लाज्मिड। जिसके पास ये प्रेजेंट है वो एफ पॉजिटिव सेल हो गया, और रेसिपिएंट सेल में हम शो करेंगे सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए होगा, कोई एफ प्लाज्मिड नहीं होगा। और जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि जो एफ प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोम में, तो सपोज ये होस्ट क्रोमोसोम है और इसमें एफ प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेट कर लिया, ये हम शो कर रहे हैं इस तरह से। जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होगी, अब इस सेल को हम HFR सेल कह देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सेल। तो जो एफ प्लाज्मिड है, प्रेजेंस है तो डोनर सेल, एब्सेंस है तो रेसिपिएंट सेल, लेकिन प्रेजेंस ऑटोनॉमस है तो आप डोनर सेल कह रहे हो, एफ पॉजिटिव सेल। अगर जो प्रेजेंस है वो इंटीग्रेटेड है तो उसको हम एफ पॉजिटिव सेल नहीं कहेंगे, फिर हम उसको कहेंगे HFR सेल। जो एफ फैक्टर की इंटीग्रेशन है जो हमने पहले पढ़ा, जिसमें हम HFR सेल्स कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। इंटीग्रेशन होस्ट क्रोमोसोम में होता है तो वो प्रोसेस है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन होगा तभी वो इसमें जाके इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस कहते हैं, और यू कैन से IS एलिमेंट्स होते हैं जो जो इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। IS मींस इंसर्शन सीक्वेंसेस, आप इनको कह सकते हो। सो इंटीग्रेशन होने के बाद, क्योंकि HFR में आपके पास अगर ये क्रोमोसोमल डीएनए हम शो कर रहे हैं तो इसी में एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड है, तो भी हम इसे HFR कह रहे हैं, बल्कि जो एक डोनर सेल है उसमें क्रोमोसोमल डीएनए अलग है और एफ प्लाज्मिड अलग है। सो ट्रांसफर यहाँ से ऑटोनोमस है तो हमने कहा एफ पॉजिटिव, पूरा प्लाज्मिड जो है वो एफ नेगेटिव में ट्रांसफर किया जा सकता है। यहीं पे हम पूरा ट्रांसफर पढ़ते हैं। ऑटोनोमस स्टेज में ही आप एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव टर्म यूज करोगे, लेकिन जब वो इंटीग्रेटेड होता है तो एफ प्लाज्मिड का पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट होता है। तो जनरली जब ट्रांसफर होता है, जो एफ प्लाज्मिड है उसी में एक निक कॉज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो होता है जो इंटरनल साइट्स पे कट करता है, तो निक कॉज किया जाता है और 5' एंड जो होता है एफ प्लाज्मिड का वो स्टार्ट कर देता है मूविंग इनटू द रेसिपिएंट सेल। जब ये निक कॉज करके ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर के साथ साथ ही रेप्लिकेशन भी चलता है। मीन्स एक तो ट्रांसफर चल रहा है एफ प्लाज्मिड का और दूसरा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन भी चल रहा है। रेप्लिकेशन क्यों चलता है? क्योंकि जो स्ट्रैंड रेसिपिएंट में जा रहा है वहां जाके उसका रेप्लिकेशन किया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बनाया जाएगा, और जो डोनर एफ पॉजिटिव सेल है वहां पे भी एक स्ट्रैंड क्योंकि मूव कर रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड पे साथ साथ ही जो मूविंग स्ट्रैंड है उसको रेप्लिकेट कर दिया जाता है ताकि इस डोनर सेल में भी डबल स्ट्रैंडेड रहे और रेसिपिएंट में भी डबल स्ट्रैंडेड रहे। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसफर साथ साथ चल रहे हैं। 5' एंड आगे मूव करता जाता है। अब क्योंकि एफ पॉजिटिव में तो ये ऑटोनॉमस है, एफ पॉजिटिव सेल में तो ये निक कॉज किया, वो ट्रांसफर हो गया और पूरा का पूरा चला गया क्योंकि साइज बहुत छोटा है। लेकिन HFR में सपोज निक कॉज किया और ये स्टार्ट हो गया, कुछ पोर्शन तो
ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो साथ में बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी अपने साथ लेके जाएगा, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम जब एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो ये पूरा जाएगा, तभी एफ प्लाज्मिड का लास्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट उसमें जा पाएगा। और इतनी देर की कॉन्जुगेशन होना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, साइज बहुत बड़ा है, इतनी देर की कॉन्जुगेशन आपको यूजुअली नेचर में नहीं मिलता है, कुछ मिनट्स की कॉन्जुगेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है कितना डीएनए ट्रांसफर हुआ है। ये इसलिए बहुत ही रेयर प्रोसेस होता है। ट्रांसफर का प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा, लेकिन एफ प्लाज्मिड का कंप्लीट ट्रांसफर जो है वो आपको एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव सेल्स में, मतलब सिंपली जिसमें हम कहेंगे ऑटोनोमस स्टेज है, प्रेजेंट है एफ फैक्टर की, वहां पे तो आपको कंप्लीट ट्रांसफर मोस्टली मिल जाता है। पर एचएफआर स्टेज से आपको एफ प्लाज्मिड का कंप्लीट ट्रांसफर बहुत ही रेयर है। कुछ जीन्स का ट्रांसफर हो पाता है, प्लस कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जीन्स का ट्रांसफर भी हो सकता है, पर पूरा एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर होना बहुत ही रेयर प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांसफर के साथ साथ रेप्लिकेशन जरूर चल रहा है, तभी जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उसमें दोनों में डबल स्ट्रैंडेड कॉपीज प्रेजेंट होंगी। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। कॉन्जुगेशन की अगर हम एफ पॉजिटिव मींस डोनर सेल्स और एफ नेगेटिव मींस रेसिपिएंट सेल्स के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जिसके पास एफ फैक्टर प्रेजेंट है, जिसको आप फर्टिलिटी फैक्टर भी कह सकते हो, इसको हम कहेंगे डोनर सेल्स और मेल सेल्स, और जिसमें ये एफ फैक्टर लैकिंग है उसको हम कहेंगे एफ नेगेटिव सेल्स। ये एफ पॉजिटिव हो गया, एफ नेगेटिव सेल्स रेसिपिएंट सेल्स या फीमेल सेल्स कह सकते हो। कॉन्जुगेशन तभी हो सकता है जब आपके पास एक डोनर सेल होना जरूरी है जिसके पास एफ प्लाज्मिड हो, और एक रेसिपिएंट जिसके पास एफ प्लाज्मिड ना हो, तभी हम कॉन्जुगेशन की प्रोसेस शो करेंगे। जो डोनर सेल है उसमें हमने कहा कि एफ फैक्टर के पास कुछ जीन्स होते हैं जो पिल्लाई की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, इनको हम आप एफ पिल्लाई कह सकते हो। सो इन्हीं में से एक पिलस जो होता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है, जो इसके साथ फ्यूज करेगा और एक ट्यूब लाइक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस चैनल के थ्रू या कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इसका एक स्ट्रैंड पास करना स्टार्ट करेगा। जो निक होता है वो यूजुअली वहां क्रिएट किया जाता है जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है इन एफ फैक्टर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एफ फैक्टर में जहां पे वहां निक कॉज किया जाएगा बाय एंडोन्यूक्लियस, और उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, 5 प्राइम एंड उसका मूव करेगा, साथ के साथ जो स्ट्रैंड मूव कर रहा है उसकी रेप्लिकेशन भी साथ साथ होती रहेगी। अब जब वो रेसिपिएंट सेल में पहुंच जाएगा तो रेसिपिएंट सेल में भी उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेल्स में हमें डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म चाहिए एफ प्लाज्मिड का। तो इसके बाद इसमें भी रेप्लिकेशन स्टार्ट, और उसके बाद अब आपके पास जो पहले एफ पॉजिटिव था वो तो हमने ये शो किया, अब दूसरा सेल भी है उसमें भी एफ प्लाज्मिड पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है, तो ये भी क्या बन जाएगा एफ पॉजिटिव सेल। मतलब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स को अगर हम मिक्स करें तो सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एफ पॉजिटिव सेल। और यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, वन वे ट्रांसफर है क्योंकि सिर्फ डोनर सेल ने ट्रांसफर किया इनटू द रेसिपिएंट सेल, और कंप्लीट प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर हो पाया क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो ऑटोनोमस स्टेज में है, और हम ये कह सकते हैं कि साइज इसका छोटा है, तो कंप्लीट प्लाज्मिड ट्रांसफर किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज ट्रांसफर बिटवीन एचएफआर एंड एफ नेगेटिव सेल्स। तो उसी तरह से ट्रांसफर होगा। एचएफआर सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें एफ प्लाज्मिड इज कोवलेंटली इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सो वो उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, एफ नेगेटिव सेल्स रेसिपिएंट सेल्स। तो अब क्रोमोसोमल डीएनए में ही जो एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड होता है उसमें सेम वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे निक कॉज किया जाएगा, उसका एक स्ट्रैंड जो है वो रेसिपिएंट बैक्टीरियम में मूव करना स्टार्ट करेगा। बट क्योंकि जो निक होता है वो सेंटर जैसे पोर्शन में क्लिक होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां प्रेजेंट होगा वही निक कॉज किया जा सकता है। तो काफी पोर्शन एफ प्लाज्मिड का यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कुछ पोर्शन दूसरे एंड पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर पूरा एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ये सारा पोर्शन ट्रांसफर करके लास्ट का एफ प्लाज्मिड का पार्ट भी ट्रांसफर करना होगा, तब जाके कंप्लीट एफ प्लाज्मिड डोनर सेल रेसिपिएंट सेल में आएगा। और ये जो ट्रांसफर है वो डिपेंड करता है कितने देर तक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। जितना ज्यादा टाइम तक कॉन्जुगेशन प्रोसेस रहेगा उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा। बट क्या कंप्लीट बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्लस एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है, ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि इतनी देर का कॉन्जुगेशन नहीं चल पाता है। कितने जीन्स ट्रांसफर हुए, अब क्योंकि एफ प्लाज्मिड मूव किया तो साथ में वो अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी साथ में लेके जा रहा है, जो डोनर सेल है उसके लिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम को वो भी साथ में ले गया और उसकी रेप्लिकेशन भी स्टार्ट हो रही है इन द रेसिपिएंट सेल। अब जितनी देर तक ट्रांसफर होगा उतने जीन्स ट्रांसफर हुए, जितनी देर का कॉन्जुगेशन रहा टाइम पे डिपेंड करता है।
longer the conjugation tube persists, longer the number of genes will be more. So कुछ genes अब जब separate कर जाएंगे सेल, जब conjugation stop हो जाएगा, तो ये जो recipient cell हम show कर रहे हैं, recipient cell में उसका अपना खुद का chromosomal DNA था, वो present है, और ये portion suppose हमने show किया जो transfer हो गया, जिसमें ये red वाला portion हम show कर रहे हैं F plasmid का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद के कुछ जीन्स हैं, और बाकी बैक्टीरियल क्रोमोसोम है डोनर सेल का। अब इसमें और जो रेसिपिएंट का डीएनए होता है उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में जो जीन्स रिकॉम्बिनेट कर जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, दैट विल बी इंटीग्रेटेड। सपोज हम इतना शो कर रहे हैं, ये इंटीग्रेट हो जाएगा इनटू द रेसिपिएंट डीएनए। जो अगर उसमें एफ प्लाज्मिड के जीन्स हैं वो भी रिकॉम्बिनेट कर सकते हैं, तो वो भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। बट जो रेस्ट ऑफ द डीएनए होगा, सपोज हम इतना शो कर रहे हैं जो रिकॉम्बिनेट किया, तो जो ये पोर्शन है दिस विल बी हाइड्रोलाइज्ड और यू कैन से डिग्रेडेड। सो कौन सा जीन इंटीग्रेट होगा वो डिपेंड करेगा, होमोलोगस पेयरिंग होनी चाहिए रिकॉम्बिनेशन में, और उस बात पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट सेल में आपके पास जो जीन्स हैं वो कौन से इंटीग्रेट हुए। अब इस केस में कुछ पोर्शन जो ट्रांसफर नहीं हुआ था, हमने यहाँ से शो किया था, जो ट्रांसफर नहीं हुआ था वो पोर्शन एफ प्लाज्मिड का इसी में रह जाएगा। ये एचएफआर सेल था, उसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है और साथ में रेप्लिकेट कर लिया जाता है। ये एफ प्लाज्मिड उसका प्रेजेंट है क्योंकि डोनर जो सेल होता है उसमें साथ साथ रेप्लिकेट कर लिया जाता है, पर सारे जीन्स एफ प्लाज्मिड के रेसिपिएंट में नहीं जा पाए। अब इस तरह के रिकॉम्बिनेशन में हम जरूरी नहीं है कि हम इसको एफ पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने जीन्स गए हैं। इसको आप ट्रूली एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड नहीं कह सकते। जिसमें इंटीग्रेटेड होता है उसको हम एचएफआर कहते हैं। तो ये एचएफआर हो सकता है अगर उसमें पूरा एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट कर गया, अदरवाइज अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कुछ जीन्स का ट्रांसफर हुआ है। कौन से जीन्स का ट्रांसफर हुआ है हम मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स में देख सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है लेंथ पे, कितनी देर जो टाइम ड्यूरेशन था वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा। जितने टाइम तक वो बना रहेगा उतने जीन्स उसमें ट्रांसफर हो चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर एफ प्राइम सेल्स। एफ प्राइम सेल्स डिफरेंट है एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव या एचएफआर से। एफ प्राइम सेल्स को हम कैसे शो करेंगे, सपोज हमारे पास ये एचएफआर सेल है। एचएफआर सेल वो जिसमें एफ प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेटेड है। हमने ये शो किया कि एफ प्लाज्मिड ये है एफ इंटीग्रेटेड, और उसके बिल्कुल साथ में बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसमें लैक जीन्स प्रेजेंट है। कोई भी जीन प्रेजेंट हो सकता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लैक जीन्स प्रेजेंट है। नाउ सपोज ये जो एफ प्लाज्मिड है ये क्रोमोसोमल जो डीएनए है उससे डिटैच हो जाता है। अगर वो उससे डिटैच हो जाता है तो एफ प्लाज्मिड अपने आप फिर से सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा और इसी सेल में प्रेजेंट होगा। बट जब वो डिटैच हुआ तो उसने साथ में कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी अपने साथ कैरी कर लिए। मतलब अब ऑब्वियसली इसका मतलब इस सेल में अब 2 कॉपीज प्रेजेंट हो जाएंगी। जो भी जीन अपने साथ, एक तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और एक अपने साथ वो ले गया। सपोज हम यहाँ शो कर रहे हैं कि वो अपने साथ लैक जीन्स को साथ में ले गया, तो हम यहाँ ऐसे शो कर सकते हैं। एफ प्लाज्मिड जो था वो तो सारा डिटैच हो गया यहाँ से, पर साथ में कुछ बैक्टीरियल जीन्स को अपने साथ ले गया। हमने शो कर दिया लैक जीन्स को अपने साथ ले गया। अब क्योंकि इसमें एफ प्लाज्मिड ऑटोनॉमस स्टेज में आ गया, साथ में उसके पास बैक्टीरियल जीन्स भी हैं, ऑटोनॉमस स्टेज है, तो अब इसको एफ पॉजिटिव सेल हम कह सकते थे। पर क्योंकि इसके पास ये एफ पॉजिटिव से डिफरेंट क्यों हुआ, एफ पॉजिटिव में सिर्फ एफ प्लाज्मिड के ही जीन्स होंगे, सिर्फ एफ प्लाज्मिड होगा, लेकिन इस केस में एफ प्लाज्मिड के साथ उसके कुछ बैक्टीरियल जीन्स उसने यहाँ से ले लिए। क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको एफ पॉजिटिव नहीं एफ प्राइम सेल कह देंगे। तो एफ प्राइम सेल बेसिकली एफ पॉजिटिव की तरह ही है, डिफरेंस इतना है कि उसके एफ प्लाज्मिड में कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर वो इंटीग्रेटेड है तो एचएफआर, अगर वो डिटैच हो जाता है और कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी कैरी कर लेता है तो उसको हम एफ प्राइम सेल कह सकते हैं। अब जो एफ प्राइम सेल है वो डोनेट कर सकता है जीन्स टू एफ नेगेटिव सेल, मतलब कॉन्जुगेशन इनके बीच में भी हो सकती है। बस श्योर ये होना चाहिए कि जो एफ प्लाज्मिड है उसमें जीन ट्रांसफर, कॉन्जुगेशन ट्यूब, वो सब बनाने के सारे जीन्स प्रेजेंट हों। ऐसा ना हो कि डिटैचमेंट के टाइम पे कोई पर्टिकुलर जीन उसने छोड़ दिया हो। तो अगर उसके पास वो सारे जीन्स हैं जिससे कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो हम जो ट्रांसफर है वो एफ सेल टू एफ नेगेटिव सेल भी स्टडी कर सकते हैं। मतलब इट विल बिहेव एज डोनर सेल, क्योंकि इसके पास भी ऑटोनॉमस स्टेज में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें एफ प्राइम सेल से हम एफ नेगेटिव सेल में हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, डीएनए ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं, दिस इज नोन एज सेक्स डक्शन।
और जो आपके पास ट्रांसफर के बाद जो आपके पास सेल्स बनेंगे उनको हम समटाइम्स मीरोजाइगोट्स कह देते हैं, मीरोजाइगोट्स और मीरोडिप्लॉइड्स, क्योंकि बेसिकली इनके पास कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो डबल कॉपीज में प्रेजेंट होंगे, एक जो एफ प्लाज्मिड पे प्रेजेंट है और एक जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सो इस प्रोसेस को सेक्स डक्शन, और जो आपके पास सेल्स आते हैं क्योंकि उनमें कुछ जीन्स डबल कॉपीज में प्रेजेंट हैं, उनको हम मीरोजाइगोट्स या मीरोडिप्लॉइड्स कहेंगे। सो लेट्स समराइज जो अभी तक हमने कॉन्जुगेशन प्रोसेस में पढ़ा और डिफरेंट एफ फैक्टर के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़े। तो हमारे पास हमने टर्म्स पढ़ी एफ पॉजिटिव सेल्स, एफ नेगेटिव सेल्स, एचएफआर सेल्स एंड एफ प्राइम सेल्स। तो सभी सेल्स में एफ फैक्टर का कैरेक्टर कैसा होगा और कॉन्जुगेशन में वो क्या एक्ट करेंगे। अगर हम एफ पॉजिटिव की बात करें तो उसमें आपके पास एफ फैक्टर जो होता है वो ऑटोनॉमस स्टेज में प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो सेपरेट होता है फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। एफ फैक्टर सेपरेट है, ऑटोनॉमस है। एफ नेगेटिव जो होता है रेसिपिएंट सेल है, तो उसमें एफ फैक्टर जो होता है दैट इज एब्सेंट। एफ पॉजिटिव में प्रेजेंट है और ऑटोनॉमस स्टेज में प्रेजेंट है। एचएफआर, एचएफआर हम तब कहते हैं जब एफ फैक्टर जो होता है वो इंटीग्रेटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, मींस प्रेजेंट है। और एफ प्राइम सेल्स जो होते हैं, एफ प्राइम सेल्स में जो एफ फैक्टर है दैट इज ऑटोनॉमस लाइक एफ पॉजिटिव बट कैरी सम बैक्टीरियल जीन्स। ये डिफरेंस है एफ प्राइम में और एफ पॉजिटिव में। तो ये सारे एफ फैक्टर के कैरेक्टर्स हो गए। अगर रोल इन कॉन्जुगेशन देखें तो एफ पॉजिटिव सेल कॉन्जुगेशन में डोनर सेल्स एक्ट करते हैं। एफ नेगेटिव जो होता है वो रिसीव करता है, तो वो रेसिपिएंट एक्ट करता है। जो एचएफआर है वो भी डोनर, लेकिन उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी डोनर हम कह सकते हैं इसको। और जो एफ प्राइम है वो भी डोनर एक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी एफ फैक्टर प्रेजेंट है। सो हमारे पास तीन टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता है, या हम तीन टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं कॉन्जुगेटिंग सेल्स का। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव, जिसमें एफ पॉजिटिव डोनर सेल, एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल। तो अगर इन दोनों का कॉन्जुगेशन होता है तो उसके बाद आफ्टर कॉन्जुगेशन हमें कैसे सेल टाइप्स मिलेंगे, सारे के सारे सेल टाइप्स अब क्या होंगे, एफ पॉजिटिव सेल्स, क्योंकि जो एफ नेगेटिव है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ पॉजिटिव में। अगर सेकंड कॉम्बिनेशन हम कॉन्जुगेशन के लिए लें तो एचएफआर और एफ नेगेटिव में होता है। तो आपके पास एक सेल तो अभी भी हम क्या कहेंगे एचएफआर ही है, या सिंपली आप कह सकते हो वो भी डोनर एफ पॉजिटिव की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा सेल है एफ नेगेटिव वो एफ नेगेटिव ही रहता है, नो चेंज, क्योंकि कुछ जीन्स का इंसर्शन हो सकता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, पर यूजुअली पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो कंप्लीट एफ प्लाज्मिड इसमें नहीं जा पाता है। ये बहुत ही रेयर ओकेजन है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको एफ पॉजिटिव लिख सकते हैं, बट यूजुअली कॉन्जुगेशन इतनी देर तक नहीं चलता, कुछ ही जीन्स ट्रांसफर हो पाते हैं, एफ जो प्लाज्मिड है वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको आप एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो या एचएफआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक हमारे पास जो एचएफआर था वो वैसा ही रहेगा और एफ नेगेटिव भी वैसा ही रहता है। और थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारे पास एफ प्राइम सेल्स भी डोनर एक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी ऑटोनोमस स्टेज में एफ प्लाज्मिड है, बस उसमें कुछ जीन्स एक्स्ट्रा होती हैं और हम उसको कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं विद एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल्स। तो अब क्या होगा, जो एफ प्राइम है वो तो वैसा ही रहा, उसने रेसिपिएंट को भी वही एफ प्लाज्मिड दिया जिसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो दूसरा भी अब हम कहेंगे क्या हो गया, एफ प्राइम। इसका मतलब ऑल सेल्स अब आपको कैसे मिलेंगे, एफ प्राइम। जैसा टाइप का एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर किया जाएगा वैसा ही हमें मिलेगा। तो इसमें आपने एफ पॉजिटिव से लिया था तो उस एफ पॉजिटिव में कंप्लीट एफ प्लाज्मिड था, तो सारे एफ नेगेटिव कन्वर्ट हो गए एफ पॉजिटिव में, इसलिए ऑल सेल्स क्या हो गए हमारे पास, एफ पॉजिटिव। अब हमारे पास एफ प्राइम है जिसका एफ प्लाज्मिड जो है विद बैक्टीरियल जीन्स है वही आगे एफ नेगेटिव को दिया गया, तो इसका मतलब वो भी किसमें कन्वर्ट हो गए, एफ प्राइम में। तो सारे सेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एफ प्राइम। तो आपके पास ये थ्री टाइप की कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आफ्टर कॉन्जुगेशन। सो फॉर जीन मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स, कॉन्जुगेशन से हम जीन मैपिंग कैसे करेंगे उसके लिए फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे लेडरबर्ग और टॉटन का एक्सपेरिमेंट क्या था जिसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्जुगेशन का डिस्कवरी किया था। सो उन्होंने क्या किया, दो इक्वलाई के स्ट्रेन लिए, फर्स्ट इज Y10, सेकेंड इज Y24। जो Y10 स्ट्रेन था उसको हम जीनोटिपिकली ऐसे लिख सकते हैं जिसमें थ्रियोनिन, ल्यूसिन,
थायमिन, ये जो था वो खुद नहीं बना सकता था, तो इनकी रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हमने नेगेटिव से शो किया। लेकिन बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन वो खुद बना सकता था, तो इसलिए वो उसको मीडियम में रिक्वायर्ड नहीं थे, तो हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। लेकिन जो Y24 स्ट्रेन था उसमें ऑपोजिट था, वो थ्रियोनिन, ल्यूसीन, थायमिन खुद बना सकता था, तो इसलिए हमने पॉजिटिव से शो किया। मीडियम में उसको ये नहीं चाहिए, लेकिन उसको मीडियम में से बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन चाहिए, क्योंकि इनको वो खुद से नहीं बना सकता था। तो अब दो स्ट्रेन्स, इनको हम ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स कहेंगे, क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको वो नहीं बना सकते, या उसको मीडियम में उन अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर लेडरबर्ग और टॉटम ने Y10 स्ट्रेन को अलोन मिनिमम मीडियम पे प्लेट किया, मिनिमम वो जिसमें हम ये सारे अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो Y10 अलोन जो है वो ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं ग्रो कर पाया? क्योंकि उसको थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमिन की जरूरत थी मीडियम से, वो प्रोवाइड नहीं हुआ, तो उसकी ग्रोथ नहीं मिली। सिमिलरली जब उसने Y24 अलोन को ग्रो किया, अगेन मिनिमम मीडियम जिसमें हम अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो Y24 को अगर अलोन किया उसने, तो उनकी भी ग्रोथ उसको नहीं मिली, क्योंकि Y24 को बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन चाहिए। लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट ये किया जिसमें उसने Y10 और Y24 को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसने उसकी प्लेटिंग की, जो मिक्सचर था उसको प्लेट किया मिनिमल मीडियम पे, और रिजल्ट ये रहा कि उसको कुछ कॉलोनीज की ग्रोथ मिली। मिक्सिंग करने के बाद उसको कॉलोनीज की ग्रोथ मिला, तो उसने ये सोचा कि शायद किस वजह से ऐसा हुआ। अब जो कॉलोनीज मिली, वो कॉलोनीज क्यों मिल पाई? क्योंकि इसका मतलब ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन था वो सभी टाइप के अमाइनो एसिड्स खुद बना सकता था, तभी वो मिनिमल मीडियम पे ग्रो किया। अगर वो खुद बना सकता है सब कुछ, तो हम उसको प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन कहेंगे। मींस उसने दो ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन यूज किए, अलोन उनकी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जब मिक्सिंग कर दी तो कुछ कॉलोनीज की ग्रोथ मिला। उस नए स्ट्रेन को उसने नाम दे दिया प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन है, क्योंकि वो सब कुछ खुद बना सकता है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्या रीजन था इसके पीछे? अगर वो म्यूटेशन का रीजन लेता, तो म्यूटेशन में ऐसा होना चाहिए था कि जो नया स्ट्रेन है, अगर वो Y24 से बना, तो इसका मतलब उसका बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन, ये तीनों में म्यूटेशन हुआ, और अब वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बना सकता है। मतलब इन अमाइनो एसिड के लिए किसी पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हुआ होगा, कोई पर्टिकुलर एंजाइम बन गया जो अमाइनो एसिड्स बनाने में हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर वाइटमिन से बना होगा, तो उसमें इन 3 पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए जीन में म्यूटेशन हुआ होगा। पर साइमल्टेनियसली 3 म्यूटेशंस होना और कंप्लीटली वो ऑक्सोट्रॉफिक से प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन बनना, ये बहुत ही रेयर केस है। इसका मतलब जो ये कॉलोनीज ग्रो कर पाई, वो इन दोनों में एक प्रोसेस होने के चांसेस थे, वो ये है कि इनमें शायद जीन ट्रांसफर हुआ और रिकॉम्बिनेशन हुआ, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स वो बना सकता था, वो वाले जीन्स ट्रांसफर हो गए दूसरे स्ट्रेन में, या इस स्ट्रेन से ये वाले जीन्स ट्रांसफर हो गए इस स्ट्रेन में। तो इसकी वजह से एक नया स्ट्रेन मिल गया जिसमें वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स बना सकता था। ये लेडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन रिकॉम्बिनेशन कौन से मेथड से हुआ ये डिटरमाइन करना भी बाकी था, कि वो कॉन्जुगेशन ही है, कॉन्जुगेशन ही प्रोसेस है। तो उसके लिए हमें एक बात क्लियर है कि सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हुआ या नहीं हुआ इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, तो उसके लिए साइंटिस्ट का एक और एक्सपेरिमेंट स्टडी किया गया। एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय बर्नार्ड डेविस। इसको हम U-ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि उसने एक U शेप ट्यूब लिया। सो सपोज इसमें हमने Y10 स्ट्रेन लिया है, जिसको स्ट्रेन A आप कह सकते हो, और इसमें हमने Y24 स्ट्रेन लिया, जिसको स्ट्रेन B हम कह सकते हैं। हमने दोनों स्ट्रेन्स को एक U-ट्यूब में डाल दिया, और बीच में एक फिल्टर है। फिल्टर जो है सेपरेट करता है, वो इतना पोर साइज है उस फिल्टर का जिसमें से मीडियम क्रॉस कर सकता है, बट बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता। फॉर डिफरेंशिएशन हमने ये 2 शेप्स में बैक्टीरिया शो किया है, Y10 एंड Y24। अब उसने अलोन A स्ट्रेन मींस Y10 स्ट्रेन को प्लेट किया मिनिमल मीडियम में, चारों में मिनिमल मीडियम है, और उसने एक U-ट्यूब के अंदर, जहां पे मिक्सिंग हम एज्यूम कर रहे हैं, वहां से प्लेटिंग किया, इस स्ट्रेन का भी प्लेटिंग किया और B स्ट्रेन का अलोन प्लेटिंग किया। तो अगर A और B में हम देखें तो हमें कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा, वो तो हम पहले जान चुके हैं लेडरबर्ग के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अलोन वो ग्रो नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकता, ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकता, ग्रोथ नहीं मिलेगा। बट जहां पे लेडरबर्ग और टॉटन ने मिक्सिंग किया था, वहां हमें कॉलोनीज मिली थी। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ मिक्सिंग हो रहा है, जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको इन 2 प्लेट्स में आपको ग्रोथ मिलना चाहिए था, बट हमें इन 2 प्लेट्स में भी ग्रोथ नहीं मिला। इसका मतलब क्यों नहीं मिला? क्योंकि फिल्टर ने दोनों बैक्टीरिया को अपने कांटेक्ट में नहीं आने दिया। मीडियम तो क्रॉस हुआ, लेकिन बैक्टीरिया जो 2 थे वो कांटेक्ट में नहीं आए।
सो इसका मतलब कौन सा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ होगा यहाँ पे? जो लेडरबर्ग और टॉटम के एक्सपेरिमेंट्स में था वो कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रिवेंट हो रही है क्योंकि सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब लेडरबर्ग और टॉटम के एक्सपेरिमेंट में जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस था जिससे जीन ट्रांसफर हुआ था वो प्रोसेस कॉन्जुगेशन था। और ये चीज डेविस के यू शेप्ड ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे हम सेल टू सेल कांटेक्ट ही रोक रहे हैं। अगर वो रोकने से आपको रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिले तो दैट मीन्स लेडरबर्ग टॉटम ने कौन सी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस डिस्कवर की थी? कॉन्जुगेशन।